डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सभी ने अंबेडकर को किया याद। कम नहीं हो रही आजम और अब्दुल्ला की मुश्किलें, सजा बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा अभियोजन पक्ष। इंडिगो का संकट आज फिर जारी, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर तनाव, रात भर हुई जमकर गोलीबारी, दोनों तरफ से दागे जा रहे रॉकेट, सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भागे। और भारत अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आज फैसला, यशस्वी समेत युवाओं के सामने बड़ा इम्तिहान, सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच है जीत चुकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पे बड़ी खबर आ रही है पुतिन के डिनर से जुड़ी। पुतिन के डिनर में शशि थरूर पहुंचे थे। आपको बता दें, कांग्रेस अब भड़ास निकालती हुई नजर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में दिए गए स्टेट डिनर में विपक्षी नेताओं को निमंत्रण न देकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता दिए जाने से विवाद पैदा हो गया है। इस रात्रि भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर जहां सवाल उठाया, वहीं शशि थरूर भी पार्टी की आलोचना के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या थरूर को चल रहे खेल का अंदाजा नहीं है। इस घटना ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और खुद विपक्षी नेताओं ने भी हैरानी जताई है। नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित न किए जाने को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला पहले ही विचित्र बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे जहां भारत और रूस में कई अहम समझौते हुए हैं। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर 27 घंटे का भारत दौरा उनका पूरा हो गया है और वो वापस लौट गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। भारत और रूस ने 2030 तक आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम जारी किया। भारत ने रूस के नागरिकों के लिए 30 दिनों का ई-टूरिस्ट वीजा मुफ्त देने की घोषणा कर दी है। ग्रुप में आने वाली रूसी पर्यटकों को भी भारत मुफ्त वीजा सुविधा देगा। और अगली बड़ी खबर आजम खान से जुड़ी है। आपको बता दें, आजम अब्दुल्ला की अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कम नहीं हो रही आजम और अब्दुल्ला की मुश्किलें। आपको बता दें, सजा बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट अभियोजन पक्ष पहुंच चुका है। 2 पैन कार्ड में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। 7 साल की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। दूसरी ओर सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ताओं ने और राहत की मांग को लेकर कई तर्क दिए हैं। सेशन कोर्ट अब इन दोनों बिंदुओं पर 23 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। 2 पैन कार्ड में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा व 50-50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सेशन कोर्ट में शरण ली है। उनके अधिवक्ताओं की ओर से सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। इसके साथ ही जमानत के लिए भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिस पर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 7 साल की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अपील दायर की गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा के अनुसार अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें अभियोजन की ओर से निचली अदालत की ओर से दी गई 7 साल की सजा को बढ़ाने की मांग की गई। आगे बढ़ेंगे जहां इंडिगो एयरलाइन में आई अचानक स्टाफ शॉर्टेज और तकनीकी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या ने पूरे देश में
हजारों यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोची, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्टों पर बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द या फिर लेट हो रही हैं, जिनमें एयरपोर्ट टर्मिनलों पर भारी भीड़ नजर आ रही। कई जगह यात्रियों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने रात में पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति अवश्य जांच लें। इसके साथ ही आईजीआई ने अपनी वेबसाइट व एयरलाइंस से सीधे संपर्क करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर यह एडवाइजरी दिल्ली एयरपोर्ट के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर रात के समय भीड़ है, क्योंकि कई यात्री अनिश्चितता के बीच अगले अपडेट का इंतजार करते रहे। और महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उन्हें देश की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शक बताया है। पीएम मोदी ने लिखा कि बाबा साहेब की दूरदर्शिता, न्याय और समानता के प्रति उनका अटूट समर्पण आज भी राष्ट्र के विकास को दिशा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की गरिमा कैसे बचाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत किया जाए। उनके अनुसार बाबा साहेब ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है कि वे संविधान की भावना को आत्मसात करते हुए समाज में बराबरी और न्याय की स्थापना करें। आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 दिसंबर को लद्दाख के लेह जिले का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें, जहां वे श्योक दौलत वेग ओल्डी सड़क पर स्थित श्योक की महत्वपूर्ण रणनीतिक सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होने की उम्मीद है। वहीं लगभग 982 मीटर लंबी सुरंग क्षेत्र के लिए बड़े बुनियादी ढांचा विकास के रूप में देखी जा रही है। इससे सेना के जवानों के साथ साथ स्थानीयों का आवागमन काफी सुगम होगा। भूस्खलन की समस्या खत्म होगी। उद्घाटन के बाद अग्रिम चौकियों और आसपास के गांव तक साल भर आसान और निर्बाध आवाजाही संभव हो सकेगी। बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, जहां पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही सरकार परिवार की चर्चा को बीजेपी की बड़ी साजिश करार देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आज सदन के बाहर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने बिहार में महागठबंधन की हार के पीछे की वजह बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी खुलकर टिप्पणी की है। का एक सुयोजित साजिश है ये। हम लोग क्यों जाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है और जनता ने मैंडेट दिया। 28% आदिवासी, 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है क्या भाजपा में कोई जाएगा? नहीं तो क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेंगे हम। उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। आपको बता दें, जिससे प्रदेश भर में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा बढ़ गई है। बता दें आपको, सरकार के खिलाफ चल रही इस चर्चा पर विपक्ष ने भी तगड़ा जुबानी हमला कर दिया, जिससे प्रदेश फिर से सियासत गर्म हो गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भले ही राज्य का चहुमुखी विकास कर रही हो, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ चल रही अफवाहें खत्म नहीं हो रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही दिल्ली दौरे पर होते हैं, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोर शोर से होने लगती है। यानी कोई तो है जो मौका पर सियासी तड़का लगाना चाहता है। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए और प्रदेश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, जबकि प्रदेश के भीतर सत्ता पक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर
आश्वस्त हैं कि सरकार 5 साल चलेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर कांग्रेस के नेता ने भी अपना जुबानी हमला किया है और कांग्रेस के इसी जुबानी हमले से सियासत तेज हुई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हस्तरेखाएं देखी हैं कि वे 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 52 शिक्षकों पर अब जांच की तलवार लटक रही है। आपको बता दें, वैसे तो फर्जी प्रमाण पत्र मामले को लेकर काफी पहले ही कई शिक्षक सवालों के घेरे में आ चुके थे, लेकिन मामले के कोर्ट तक पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग भी प्रकरण पर गहरी नींद से अब जाग गया है। मामले में अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ जांच का दावा किया गया है। 52 टीचरों पर अब जांच की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने के मामले यूं तो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला दिव्यांगजनों के हक से खिलवाड़ करने का है। इस मामले में शिक्षा विभाग पहले ही काफी हद तक यह स्पष्ट कर चुका है कि कई शिक्षकों द्वारा फर्जी तरह से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं और इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी पाई। मामला तब सामने आया जब खुद दिव्यांगजन फर्जी प्रमाण पत्र की शिकायतों को लेकर कोर्ट की शरण में पहुंच गए। इस मामले में न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन ने जनहित याचिका के आधार पर शिक्षा विभाग से उन शिक्षकों की सूची मांगी है जिनके प्रमाण पत्र पूर्व में फर्जी पाए गए थे। अब खास बात यह है कि इसके बाद जाकर शिक्षा विभाग ने आनन फानन में ऐसे शिक्षकों को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में दिव्यांगजन लगातार ऐसे फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करीब 2 साल बीतने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बात यह है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा ऐसे शिक्षकों को किस तरह प्रमाण पत्र दे दिए गए, इस पर भी अभी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। हालांकि जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए। आगे बढ़ेंगे जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों और लगातार बढ़ते लंबित मामलों पर दाखिल जनहित याचिका अब न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति वीके बिरला के रिटायर होने के कारण मामले की सुनवाई के लिए नई खंडपीठ नामित की गई है। याचिका में अधिवक्ता शाश्वत आनंद के अनुसार गत 5 दिसंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12,05,550 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की उम्र दिखाती है कि न्यायिक ढांचा लगभग जाम हो चुका है, क्योंकि इनमें 4,44,456 मामले ऐसे हैं जो 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं, जबकि 25,382 मामले 5 से 10 वर्ष से लटके पड़े हैं। यानी लगभग 7 लाख मामले 5 साल से भी अधिक समय से अटके हुए हैं। एडवोकेट शाश्वत आनंद के अनुसार यह स्थिति सीधे सीधे प्रणालीगत विफलता की ओर इशारा करती है। उनका कहना है कि हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन केवल 110 न्यायाधीश कार्यरत हैं। ये संख्या 160 की स्वीकृत संख्या से 50% कम है। याचिका में तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश जैसी 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए 160 जज भी अपर्याप्त हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पे भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीनों मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने पहले मैच में जीत हासिल की, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें हार मिली है। इसकी वजह से सीरीज को जितना टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकता है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है, तो यदि भारत आखिरी मैच भी हार जाता है तो ये सीरीज साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मैच में भारत ने अच्छा स्कोर यानी 358 रन का लक्ष्य दिया। इसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी विराट कोहली ने अपना 53वां शतक पूरा किया। बावजूद अफ्रीका ने यह मैच आसानी से जीत लिया। तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारत की नजर सिर्फ एक चीज पर होगी, सीरीज जीतना और लगातार आलोचनाओं पर विराम लगाना। भारत को उम्मीद है कि कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर बड़े मैच वाला प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत की राह दिखाएंगे। सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है और दक्षिण अफ्रीका पहले ही टेस्ट सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव और अधिक बढ़ गया है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। आपको बता दें देर रात और पाकिस्तान और स्पिन बोल्टक अफगानिस्तान सीधा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई है। इस झड़प में मोर्टार के गोले दागे गए और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया है। ये ताज़ा संघर्ष सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच हुई शांति वार्ता के विफल होने के महज 2 दिन बाद शुरू हुआ है। अचानक शुरू हुई इस गोलीबारी ने स्थानीय निवासियों को हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पिन बोल्टक से पाकिस्तान की तरफ और चमन से अफगानिस्तान की तरफ लगातार फायरिंग की गई। इस भीषण गोलीबारी के कारण सीमा के दोनों ओर रहने वाले सैकड़ों परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा है। – 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें फीफा ने इस साल से ये अवार्ड उन लोगों को देने के लिए शुरू किया है जो दुनिया में शांति फैलाने और लोगों को जोड़ने में अहम योगदान करते हैं। ट्रंप को ये सम्मान कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में आयोजित समारोह में गोल्ड ट्रॉफी और पदक के साथ प्रदान किया गया। समारोह का वैश्विक प्रसारण किया गया और इसमें ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों को दिखाने वाले वीडियो क्लिप्स शामिल किए गए। इसमें भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व नेताओं के कुछ क्लिप्स भी दिखाए गए। वीडियो में ट्रंप की कूटनीति की सराहना की गई और उन्हें दुनिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ट्रंप ने कहा कि यह वास्तव में मेरे जीवन का एक महान सम्मान है। पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमने करोड़ों जीवन बचाए। कांगो इसका एक उदाहरण है, जहां 10 मिलियन लोग मारे गए थे और स्थिति जल्दी ही और 10 मिलियन तक पहुंच सकती थी। हमने हस्तक्षेप कर इसे रोका। भारत पाकिस्तान सहित कई संघर्षों को भी हमने रोकने में मदद की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।